बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 20, इसमें हम फोरियर सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने फोरियर सीरीज़ जो है उसके बारे में बात की है। फोरियर सीरीज़ इज़ अ नाइस वे to represent any periodic signal with the help of complex exponential signals. And the advantage of representing any periodic signal with the help of complex exponential signals is that the complex exponential signals are eigenfunctions of LTI system, which means that if you give the complex exponential signal as an input to an LTI system, at the output you will get the same complex exponential signal, only it will be scaled by the system function of that LTI system. So एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फोरियर सीरीज में वो ये है कि क्या हर पीरियाडिक सिग्नल को फोरियर सीरीज की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सो आज के लेक्चर में हम इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कोशिश करेंगे कि इसका आंसर फाइंड कर सकें कि क्या हर पीरियाडिक सिग्नल की फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है या कुछ ऐसे भी पीरियाडिक सिग्नल होते हैं जिनके केस में हमारे पास फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है ये पॉसिबल नहीं होती। सो ये बेसिक क्वेश्चन है जिसका हम आंसर आज के लेक्चर में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास एक बुनियादी सवाल यही है कि क्या हर पीरियाडिक सिग्नल जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज या नहीं किया जा सकता। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। फोरियर जो है फोरियर इज द नेम ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट शोड दैट इन फैक्ट the periodic signals can be represented with the help of this series. He always believed that all periodic signals can be represented with the help of finite number of complex exponential signals. However, this is not quite true, and today we will see some examples of signals which are although periodic but they cannot be represented with the help of Fourier series. So the Fourier assumption is not quite true. However, it is true that a large class of periodic signals can be represented by a finite set of complex exponential signals. So हम सारे periodic signals को तो शायद रिप्रेजेंट ना कर पाए विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी सिग्नल्स की एक क्लास ऐसी है जिसको हम फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट there are only a very limited number of periodic signals जिनको हम फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो किस तरह के सिग्नल्स होते हैं जिनको हम फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत थोड़े से सिग्नल हैं जिनको हम फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। जनरली बहुत ज़्यादा सिग्नल्स जो हैं, लार्ज क्लास ऑफ सिग्नल्स जो हैं पीरियाडिक सिग्नल्स, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। सो ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये फाइंड करने का कि क्या हर सिग्नल को फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं और उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है या और कौन से ऐसे सिग्नल हैं जिनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सो बाय नाउ जो हम ऑलरेडी लेक्चर्स जिसमें कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा कि फोरियर सीरीज में हम क्या करते हैं कि हम किसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं with the help of complex exponential signals. This e raised to power j k omega naught t are complex exponential signals, and we are assuming that we need a finite number of complex exponential signals to represent
any periodic signal x of t. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम इन्फिनाइट नंबर अज्यूम करें तो obviously infinite number of coefficients you will have to calculate and all these things जो है वो infinite number of coefficients obviously you cannot calculate. So we assume that we are only going to represent to approximate a given signal xt with the help of a finite number of complex exponential signals. So this k goes from some minus n to plus n. So this n could be anything, जो है वो n10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, but we are assuming that this n is finite, this is not infinite. So अगर finite है तो जो भी है, जितनी भी टर्म्स आपको चाहिए होंगी किसी कम्प्लेक्स किसी पीरियाडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो टर्म्स हम कह रहे हैं कि वो फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड है. प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो xt जो पीरियाडिक सिग्नल है xt जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दैट सिग्नल. ठीक है, तो क्या ये अप्रॉक्सीमेशन एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है, या ये कितने बेहतर अंदाज में उस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके लिए वी डिफाइन एन एरर फंक्शन. And that error function is defined like this, that this error function is equals to original signal xt minus the approximation जो हम कर रहे हैं, जो जिसको हम xnt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस केस. सो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, ओरिजिनल सिग्नल और इस अप्रॉक्सीमेशन के दरमियान जो डिफरेंस है, दैट इज आवर एरर फंक्शन. So this xt is original signal, xnt is defined like this. So this xt minus this signal will be our error signal, जो हमें ये बताएगा कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी अच्छी है या अच्छी नहीं है. अगर एरर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट गुड, और अगर एरर कम होगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि रिप्रेजेंटेशन इज़ गुड एनफ. आइडियली अगर एरर ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब ये है कि xt और इसकी रिप्रेजेंटेशन या इसकी अप्रॉक्सीमेशन के दरमियान कोई एरर नहीं है. सो इट मींस एरर ज़ीरो होने का मतलब ये है कि वी हैव गॉट अ परफेक्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ आवर सिग्नल xt. सो इस एरर सिग्नल की वैल्यू जितनी कम से कम होगी तो उसी हिसाब से हमारी अप्रॉक्सीमेशन जो है उस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने की xt को वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी. ओके, सो अगर हम ये मेजर करना चाहते हैं, अगर ये हम डिटरमिन करना चाहते हैं कि हमारा ये जो अप्रॉक्सीमेशन है, हाउ गुड दिस अप्रॉक्सीमेशन इज, तो हम इस एरर सिग्नल की जो है वो एनर्जी फाइंड करते हैं इन वन पीरियड. ये जो एरर सिग्नल हमने डिफाइन किया है, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल सिग्नल xt एंड द अप्रॉक्सीमेशन, एक टाइम पीरियड के ऊपर इन वन टाइम पीरियड वी फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस एरर सिग्नल. एनर्जी आपको पता है कि उस एरर सिग्नल को अगर आप स्क्वायर कर दें और उसको इंटीग्रेट करें इन वन पीरियड, दैट विल गिव यू द एनर्जी इन दैट एरर सिग्नल. सो कोफिशिएंट्स आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फोरियर सीरीज का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि आपने वो कोफिशिएंट ए केस फाइंड करने हैं, और वो ए केस जो है वो फाइंड इस फार्मूला से किए जाते हैं. ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं. सो इन कोफिशिएंट्स के साथ, ये जो कोफिशिएंट हम फाइंड करेंगे किसी भी सिग्नल के लिए, इन कोफिशिएंट्स के साथ जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल है, जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन है, हाउ गुड दैट अप्रॉक्सीमेशन इज और हाउ बैड दैट अप्रॉक्सीमेशन इज, उसका क्राइटेरिया ये है कि हम इस एरर सिग्नल की एनर्जी फाइंड करते हैं इन वन पीरियड. ठीक है, और जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते जाएंगे, n इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वी आर इंक्लूडिंग मोर एंड मोर टर्म्स इन आवर अप्रॉक्सीमेशन. प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि हमारे पास जो समेशन थी दैट वाज फ्रॉम -n टू सम से +n. सो अगर लेट्स सपोज n 5 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 11 टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम -5 टू +5, देयर आर 11 टर्म्स. अगर हम n को इंक्रीज कर दें, अगर n को 5 के बजाय 10 कर दें, तो फिर -10 से +10 तक वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर सिग्नल विद 21 टर्म्स इंस्टेड ऑफ 11. सो जनरली
जैसे ही आपके पास कैपिटल एन इंक्रीज करेगा, विच मीन्स कि आप ज़्यादा टर्म्स में उस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ये ई एन है, विच इज़ द एनर्जी ऑफ एरर सिग्नल इन वन पीरियड, दैट शुड डिक्रीज। एंड आइडियली एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फोरियर सीरीज में इंक्लूड कर लें, तो दिस En, which is the energy of error signal, that should tend to be 0। ठीक है, सो ये जनरल क्राइटेरिया है, फ्रेमवर्क है, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी अप्रॉक्सीमेशन जो xt की अप्रॉक्सीमेशन है विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज, वो कितनी बेहतर है या कितनी बुरी है। इस क्राइटेरिया पे हम उसको जज करेंगे कि En जो है उसकी वैल्यू क्या है। अगर En की वैल्यू कम है, एरर सिग्नल की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है आपकी अप्रॉक्सीमेशन बेहतर है, और अगर En की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है जो आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं उस सिग्नल को, वो अप्रॉक्सीमेशन इतनी बेहतर नहीं है। Okay, so again turning back to the same question, that do all periodic signals have Fourier series representation? ये बेसिक सवाल है जिसका आंसर जो है वो हमने फाइंड करना है इस लेक्चर में। ठीक है, सो ये तो आपको पता ही है कि जो आप फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है वो किसी भी सिग्नल के लिए मालूम कर सकते हैं। कोई भी पीरियाडिक सिग्नल है x ऑफ t, तो उसके लिए फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मालूम करने का तरीका ये है कि आप उस सिग्नल को कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं e रेज़ टू पावर माइनस j के ओमेगा नॉट t से, और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ओवर वन पीरियड। सो किसी भी पीरियाडिक सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज कोफिशिएंट a के तो फाइंड किए जा सकते हैं। हाउएवर बाज़ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो आप a केस फाइंड करें वो मे बी फिनाइट ना आए, यानी फॉर एग्जांपल आपने a5 फाइंड किया या a-5 फाइंड किया, या इसी तरह से कोई भी और कोफिशिएंट k की किसी और वैल्यू के लिए a3 फाइंड किया या a-3 फाइंड किया। सो चूँकि आप जो है वो आप एक इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, सो इस चीज़ का चांस मौजूद है कि जो a केस हैं वो इन्फिनाइट आ जाएं। तो अगर आपके पास a केस इन्फिनाइट आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ज़ाहिर है a के साथ उस कोरेस्पॉन्डिंग कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करना था। अगर फॉर एग्जांपल आप a5 फाइंड कर रहे थे, तो आप अगर a5 फिनाइट होगा तो आप इस a5 को मल्टीप्लाई करेंगे e रेज़ टू पावर माइनस j5 ओमेगा नॉट t से। बट व्हाट इफ दिस a केस बिकम इन्फिनिटी? If this a k become infinity for any value of k, obviously then there is a problem. Then you cannot represent that term in that approximation, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो इन्फिनिटी हो गया। मोरओवर बाज़ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो आप a केस फाइंड करते हैं वो तो फिनाइट हो, लेकिन जब आप इसको वापस इन ए केस को पुट करें उस सीरीज में, रिमेंबर दैट वी हैव टू इक्वेशंस, एक सिंथेसिस इक्वेशन थी और एक एनालिसिस इक्वेशन थी। सो ए केस आपने फाइंड की एंड लेट्स सपोज ऑल ए केस आर फिनाइट, नन ऑफ द ए के इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ताहम इस चीज़ का चांस मौजूद है कि जब आप इन ए केस को उस सिंथेसिस इक्वेशन में पुट करें तो वो ज़ाहिर एक सीरीज़ है जो कि -n से प्लस कैपिटल N तक आपने उसका सम लेना है। तो इन फिनाइट कोफिशिएंट्स के साथ भी बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि दैट सीरीज़ में डाइवर्ज। ठीक है, सो सीरीज़ डाइवर्ज हो सकती है, और अगर सीरीज़ आपकी डाइवर्ज हो गई तो अगेन इट मीन्स कि दैट सिग्नल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स या विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। सो वी हैव टू प्रॉब्लम्स, टू पॉसिबल प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम ये है कि किसी सिग्नल xt के लिए, किसी पीरियाडिक सिग्नल xt के लिए इस चीज़ का चांस मौजूद है कि जब आप a के फाइंड करें तो कोई एक a के या एक से ज़्यादा a केस जो है वो इन्फिनाइट हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो आप फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन या अप्रॉक्सीमेशन उस सिग्नल के लिए नहीं लिख सकते। दूसरा केस ये है कि a केस तो शायद फाइनाइट हो,
लेकिन फिर भी जब आप इन्फिनाइट ए केस को उस सीरीज में पुट करें, सिंथेसिस इक्वेशन में पुट करें, तो जो आपके पास रिजल्टेंट सीरीज है दैट मे नॉट कन्वर्ज, सो दैट इज एन अदर प्रॉब्लम जो कि अकर कर सकता है। सो इन दो केसेस में अगर ऐसा हुआ, ये वाले दो केसेस में से कोई केस हुआ, तो इसका मतलब है कि फिर उस सिग्नल एक्स टी की फोरियर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो एक ऐसा पीरियाडिक सिग्नल है एक्स टी जिसके या तो ए केज इन्फिनिट आ जाएं या ए केज फिनाइट भी हों, लेकिन जब आप उनको सिंथेसिस इक्वेशन में पुट करें और सीरीज डाइवर्ज कर जाए तो इसका मतलब है कि उस पीरियाडिक सिग्नल एक्स टी के लिए फिर फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है वो possible नहीं है। However, as I have said earlier, that a large class of signals do not fall into that category जिसकी Fourier series approximation possible ना हो या Fourier series representation possible ना हो। बहुत बड़ी क्लास ऑफ सिग्नल ऐसी है जिनके केस में Fourier series representation possible है। In fact, हर कंटिन्यूअस पीरियाडिक सिग्नल के लिए Fourier series representation possible है, but by what we mean by continuous, ये भी थोड़ी नेक्स्ट फ्यू स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर तो आपका सिग्नल जो है उसके अंदर डिसकंटिन्यूटीज नहीं है। डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं वो अब भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इफ योर सिग्नल डज नॉट हैव डिसकंटिन्यूटीज और if your signal does not have infinite number of maxima and minima, तो फिर आपके सिग्नल की फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉसिबल है। और लार्ज क्लास ऑफ सिग्नल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। सो इफ योर सिग्नल इज सच अ सिग्नल विच डज नॉट हैव अ डिसकंटिन्यूटी, देन इट्स फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज पॉसिबल। मोर ओवर, बहुत सारे डिसकंटिन्यूअस सिग्नल्स के केस में भी ऐसे होता है कि अगर उनमें फिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हों तो इवन देन देयर फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इज पॉसिबल। ठीक है। सो एक जनरल क्राइटेरिया एज अ फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि कोई भी ऐसा सिग्नल विच हैज़ अ फिनाइट एनर्जी ओवर अ सिंगल पीरियड, उसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। सो इफ यू इंटीग्रेट द स्क्वायर ऑफ द सिग्नल विच इज द, if you are finding the energy of signal in one period, and if the answer of this thing is less than infinity, so it indicates that your signal will have a Fourier series representation. Okay, so when the signal xt has finite energy in one period, जो हमने बात की अभी कि जब आप सिग्नल की एनर्जी फाइंड करें एक पीरियड के अंदर और वो आंसर लेस देन इन्फिनिटी आए, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिग्नल है उसकी जो एनर्जी है वो फिनाइट है एक पीरियड के अंदर, तो इसके तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो भी फिनाइट होंगे। सो ये प्रॉब्लम जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बाज़ केसेस में ए के आपके पास इन्फिनिटी हो जाता है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा अगर आपका जो सिग्नल है जिसके लिए आप फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, इफ़ दैट सिग्नल हैज़ अ फिनाइट एनर्जी इन वन पीरियड। सो आप इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे इक्विवेलेंट फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन से लाइक दिस, और एरर सिग्नल अगेन एक्स टी माइनस दिस सिग्नल ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो एरर सिग्नल है दैट विल टेंड टू ज़ीरो, क्योंकि इसमें एरर सिग्नल जो है वो बेसिकली ये है कि ओरिजिनल सिग्नल माइनस द अप्रॉक्सीमेशन रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। तो इस तरह के केस में जब आपके सिग्नल की फिनाइट एनर्जी हो एक पीरियड में, तो देन योर एरर सिग्नल when it is integrated over one period that will be equals to 0। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी जो अप्रॉक्सीमेशन है वो हर पॉइंट पे आपके ओरिजिनल सिग्नल की इक्वल है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके पास एनर्जी में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एनर्जी का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन और ओरिजिनल सिग्नल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। Okay, so if the total energy, if the energy difference between these two signals is 0, which means the energy difference between the original signal and the approximation, then obviously that is a very good approximation.
of that signal, and that signal can be represented with the help of Fourier. Okay, so this condition which we have already discussed, that if you integrate the square of the signal, or if the energy of signal in one period is finite, then that signal has a Fourier series representation. That is a somewhat a strict condition. So कुछ सिग्नल ऐसे होंगे जो कि ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते होंगे, even then their Fourier series representation is possible. So there are some conditions which are known as Dirichlet conditions, and these conditions are little bit lenient than that condition कि अगर आप total energy of signal in one period must be finite, तो ये Dirichlet conditions भी अगर signal satisfy करते हैं तो फिर भी उनकी Fourier series representation जो है that is very much possible. So there are in fact 3 Dirichlet conditions. We will discuss these conditions, and we will also take the examples of signals which violate these conditions. और जो इन Dirichlet conditions को signal violate करते हैं उनकी Fourier series representation जो होगी that will not be possible. So Dirichlet first condition is कि over any period the signal must be integrable. जो प्रीवियसली हमने जिस कंडीशन की बात की उसमें यह था कि स्क्वायर ऑफ सिग्नल जो है उसको आप इंटीग्रेट करें ओवर वन पीरियड एंड द आंसर शुड बी फिनाइट. यहाँ पे हम जो है ये जो कंडीशन है डायरेक्टलेट की, इसमें हम स्क्वायर की बात नहीं कर रहे, इसमें हम सिग्नल को इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर वन पीरियड. एंड इफ we integrate that signal, absolute value of that signal over one period, and answer is less than infinity, then this condition guarantees that all of our AKs will be finite, and it is very easy to prove. ठीक है, आपके पास हमारे पास जो AKs होते हैं, एब्सोल्यूट AK की डेफिनेशन ये है कि xt e raised to power minus j k omega naught t dt. अगर हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें दोनों साइड पे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AK विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस थिंग xt e raised to power minus j k omega naught t. Now the absolute value of this thing e raised to power minus j k omega naught t is always equals to 1, because e raised to power minus j k omega naught t is cosine k omega naught t minus j sin k omega naught t. So इसको जब आप इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो that will be cosine square j k omega naught t plus sin square j k omega naught t under root, which will be 1. So it means the only question is कि क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xt जो है ये फिनाइट है या नहीं है. सो अगर ये फिनाइट है जो कि डायरेक्टलेट की फर्स्ट कंडीशन है, तो इसका मतलब है all of your AKs will also be finite. All of AKs will always be less than infinity if this condition is satisfied, which is known as Dirichlet first condition. So अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको इस चीज़ की गारंटी है कि तमाम AKs जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होंगे वो सारे के सारे फिनाइट होंगे या सारे कन्वर्ज करेंगे, उनमें कोई भी डाइवर्ज नहीं करेगा. सो दिस इज फर्स्ट Dirichlet condition, and this is an example of a signal which violates the first Dirichlet condition. ठीक है, and that signal is, although this signal is periodic, आप ये देख सकते हैं कि ये सिग्नल जो है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, and it is defined as x of t is equals to 1 over t. लेकिन ये एक ऐसा सिग्नल है जो Dirichlet कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता. अगर आप इस सिग्नल की एब्सोल्यूट वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे ओवर वन पीरियड, द आंसर इज नॉट लेस देन इन्फिनिटी. सो इसका मतलब ये है कि इस सिग्नल के लिए, ऑल्दो ये पीरियोडिक सिग्नल है, लेकिन इस सिग्नल के लिए जब आप AKs फाइंड करेंगे तो AKs में से भी कुछ AKs जो हैं वो इन्फिनिटी हो सकते हैं, विच मीन्स कि दिस सिग्नल विल नॉट हैव a Fourier series approximation. इस सिग्नल की Fourier series approximation जो है वो आप फाइंड नहीं कर सकते. सो ऑल्दो ये पीरियोडिक है और पीरियोडिक होने के बावजूद, लेकिन पीरियोडिक होने के बावजूद इस सिग्नल की जो Fourier series रिप्रेजेंटेशन है that is not possible because it violates the Dirichlet condition, और उस कंडीशन को वायोलेट करने की वजह से there is no guarantee that all AKs will be finite. In fact, when you will find AKs for this signal, some of the AKs may go to infinity, और जब वो इन्फिनाइट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि इस सिग्नल की Fourier series रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन या अप्रॉक्सीमेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली वी हैव अनदर डायरेक्टलेट कंडीशन। फर्स्ट तो ये थी कि आप अगर सिग्नल की एब्सोल्यूट वैल्यू को इंटीग्रेट करें इन वन पीरियड, द आंसर शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। द सेकंड कंडीशन इज in any finite interval of time xt should be of bounded variation, which means there should be only a finite number of minima and maxima during any single period of xt। मिनिमा और मैक्सिमा क्या होते हैं कि इस ये वाले जितने पॉइंट्स हैं, ये वाले सारे फॉर एग्जांपल ये इस सिग्नल के लिए मैक्सिमा हैं जो उसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, और ये वाले सारे पॉइंट्स जो हैं ये इसके मिनिमाज हैं जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं इस सिग्नल की। सो ये एक ऐसा सिग्नल है विच हैज़ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा इन वन पीरियड। प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो सिग्नल है ये डायरेक्टलेट की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। डायरेक्टलेट की फर्स्ट कंडीशन ये थी कि अगर आप इस सिग्नल की एब्सोल्यूट वैल्यू को इंटीग्रेट करें the answer should be less than infinity, and this signal satisfies the Dirichlet first condition. However, it does not satisfy Dirichlet second condition, और Dirichlet second condition के अकॉर्डिंगली ये था कि ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है इस सिग्नल के एक पीरियड में वो फिनाइट होने चाहिए, बट दिस सिग्नल हैज़ infinite number of maxima and minima in one period, so it violates the Dirichlet second condition, and the Fourier series representation for this signal is also not possible. So ये एक और एग्जांपल है एक ऐसे सिग्नल की जो कि आल्दो पीरियाडिक है, उसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे ओवर वन पीरियड एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेस देन इन्फिनिटी है, यानी डायरेक्टलेट फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, but since it has an infinite number of maxima and minima in one period, तो इस वजह से ये सेकंड कंडीशन को वायोलेट कर रहा है। सो इस तरह के सिग्नल की भी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। एंड नाउ लेट्स come to the third condition, third Dirichlet condition. The third Dirichlet condition is in any finite interval of time there must be finite number of discontinuities. Moreover, each of this discontinuity must be finite. Discontinuity क्या होती है कि when any signal suddenly changes its value, that is called a discontinuity point. मसलन फॉर एग्जांपल इस सिग्नल की वैल्यू इस पॉइंट तक 1 थी, सडनली ये वैल्यू जो है ये 1/2 हो गई, फिर ये यहाँ तक 1/2 रही, सडनली ये वैल्यू फिर 1/4 हो गई, फिर ये वैल्यू यहाँ तक 1/4 रही, फिर सडनली ये वैल्यू 1/8 हो गई, फिर ये यहाँ तक 1/8 रही, फिर सडनली वैल्यू चेंज हो गई। सो दीज आर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, जहाँ पे सिग्नल की वैल्यू जो है वो सडनली चेंज हो जाए, तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो Dirichlet थर्ड कंडीशन सेज that the signal for which you want the Fourier series representation must have finite number of discontinuities. ये जो सिग्नल है ये इस कंडीशन को वायोलेट कर रहा है। ये सिग्नल दोनों डायरेक्टलेट की फर्स्ट टू कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इस सिग्नल की एब्सोल्यूट वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे ओवर एनी इंटरवल तो उसका आंसर भी फिनाइट आएगा। इस सिग्नल के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा भी नहीं है, सो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। हाउएवर दिस सिग्नल does not satisfy the Dirichlet थर्ड कंडीशन, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न में ये चीज़ हो रही है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो पहले की निस्बत हाफ रह जाता है हर थोड़े इंस्टेंट के बाद, यानी पहले 1 था, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/4 हो गया, फिर 1/8, फिर 1/16, 1/32, इस तरह this continues so on and so forth. So it has an infinite number of discontinuities in one period. So that's why इस तरह का जो सिग्नल भी होगा उसकी भी Fourier series representation जो होगी that would not be possible. ठीक है। So अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया है ब्रीफली समराइज करते हैं and then we will move forward to one interesting example. अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया है, हमारे पास इसमें क्वेश्चन ये था कि
क्या हर किस्म के पीरियाडिक सिग्नल की फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, या कुछ ऐसे सिग्नल्स भी होते हैं जिनकी जो पीरियाडिक तो हों लेकिन उनकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल ना हो। सो दिस वाज द क्वेश्चन जिसको हमने इस लेक्चर में एड्रेस करना था। सो हमने देखा कि हमने एक एरर क्राइटेरिया फाइंड किया कि अगर आपके पास कोई भी सिग्नल एक्स टी है तो आप उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज, यानी विद द हेल्प ऑफ complex exponential signals, harmonically related complex exponential signals. So how good or bad that approximation is, that depends upon the difference between original signal and the signal which you have used as an approximation. So उसकी बेस पे हमने ये क्राइटेरिया की बेस पे ये फाइंड किया कि अगर हमारे पास ऐसा सिग्नल हो कि अगर उस if that signal has a finite energy in one period, यानी अगर हम उसके स्क्वायर को इंटीग्रेट करें in one period and answer is less than infinity, then that signal will have a Fourier series representation. But this was a strict condition जो कि कुछ signals जो हैं इसको शायद फॉलो ना करें। तो इन में की निस्बत डायरेक्टलेट ने जो 3 कंडीशंस प्रोवाइड की वो बड़ी सिंपल कंडीशंस हैं, और अगर कोई सिग्नल इन डायरेक्टलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो तो देन वी से कि उसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉसिबल है। और डायरेक्टलेट कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जो सिग्नल है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है दैट शुड बी इंटीग्रेबल ओवर वन पीरियड, यानी अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट सिग्नल को इंटीग्रेट करें ओवर एनी टाइम पीरियड टी तो उसका आंसर लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए। बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन कुछ सिग्नल इसको सेटिस्फाई नहीं भी करते। जैसे हमने एग्जांपल देखी एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर टी, दैट सिग्नल डज नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट डायरेक्टलेट कंडीशन। द सेकंड डायरेक्टलेट कंडीशन इज कि the signal in one time period should have finite number of maxima and minima। ठीक है, सो इनफिनिट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा भी उस सिग्नल के एक पीरियड के अंदर नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा लार्ज क्लास ऑफ सिग्नल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें एक सिग्नल जो है दैट हैज़ एन इनफिनिट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वन पीरियड, सो उसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। द थर्ड डायरेक्टलेट कंडीशन इज दिस वन कि जो भी सिग्नल है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज, इट शुड हैव फिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन वन पीरियड, और इनमें से भी कोई भी डिसकंटिन्यूटी जो है दैट शुड नॉट गो टू इन्फिनिटी। सो अगर कोई सिग्नल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर तो जो है वो ऑब्वियसली उसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इट हैज़ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन वन पीरियड तो फिर उसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। सो कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज का मतलब ये है कि किन सिग्नल्स के लिए फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, किन सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। सो दैट वी हैव डिस्कस्ड। इन 3 कंडीशंस, डायरेक्टलेट कंडीशंस को जो सिग्नल सेटिस्फाई करते हैं उनके लिए फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। जिनको ये सेटिस्फाई नहीं करते, कुछ सिग्नल जो जिनके केस में ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती तो वो जो है उसके लिए फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो। ओके, नाउ लेट्स सी an example of a very interesting signal which we will encounter again and again, and that signal is a square wave. So स्क्वायर वेव की क्या फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? स्क्वायर वेव इज सच अ सिग्नल विच हैज़ डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, although those discontinuities are finite, they are not infinite, but it is an interesting signal and an interesting behavior for Fourier for this square wave जब हम उसको फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस के ये जो बिहेवियर है वो क्या है। सो इन 1898 देयर वाज एन अमेरिकन फिजिसिस्ट एल्बर्ट माइकलसन, and he constructed a device which is known as harmonic analyzer,
एंड व्हाट वाज दैट हार्मोनिक एनालाइजर, वो हार्मोनिक एनालाइजर जो है वो आपके पास फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड करता था और फिर इन कोफिशिएंट्स को किसी भी सिग्नल के लिए, और फिर इन कोफिशिएंट्स को जो है सिंथेसिस इक्वेशन में पुट करके आपको अल्टरनेट जो अप्रॉक्सीमेशन है फोरियर सीरीज के थ्रू सिग्नल की वो प्रोवाइड करता था। और ये जो डिवाइस थी दैट वाज एबल टू कंप्यूट फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फॉर अप टिल n इज इक्वल्स टू 80, यानी 80 कोफिशिएंट्स तक फाइंड किए जा सकते थे इस डिवाइस से। सो बहुत सारे सिग्नल्स के लिए ये जो डिवाइस इस अमेरिकन फिजिसिस्ट ने बनाई थी एल्बर्ट माइकलसन ने, उसका पर्पस ये था कि वो ये फाइंड करना चाह रहा था कि मुख्तलिफ सिग्नल्स के लिए जो है वो ये मालूम करना चाह रहा था कि क्या उनकी फोरियर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन जो है क्या वो ओरिजिनल सिग्नल की तरह ही है या ओरिजिनल सिग्नल की तरह नहीं है। सो बहुत सारे सिग्नल के लिए तो उसके जो अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल था xn ऑफ t दैट लुक एग्जैक्टली सिमिलर like x of t. However, for square wave, he obtained something very interesting and surprising. और ये जो स्क्वायर वेव के केस में उसने बिहेवियर ऑब्जर्व किया, he was unable to understand that behavior कि स्क्वायर वेव के केस में ऐसा क्यों बिहेवियर शो हो रहा है। वो बिहेवियर क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन वो there was some unexpected behavior for square wave representation with the help of Fourier series, especially at those points where the square wave was discontinuous. So he could not understand कि ये square wave के केस में ये behavior जो है ये क्या है और इसकी क्या वजह है। So he reported this problem to another famous mathematical physicist whose name was Josiah Gibbs. So he reported this problem to Gibbs. Gibbs was a very famous scientist of that time. और उसने जो है Gibbs ने he then analyzed mathematically this behavior और फिर उसने जो है उसकी बेस पे कुछ रिजल्ट्स फाइंड किए जो हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट सी कि अगर हम ये हमारे पास एक स्क्वायर वेव है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक दो चीज़ें जो यहाँ पे आपको मैं चाहता हूँ कि आप नोट करें कि ये स्क्वायर वेव जो है अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक देखते हैं, ये इस पॉइंट तक इस सिग्नल का, ये ज़ाहिर एक कंटिन्यूस सिग्नल है, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड था दैट वाज 0, सडनली एट दिस पॉइंट इट्स एम्पलीट्यूड बिकेम 1। सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये जो 0 से सडनली इसकी वैल्यू 1 हुई तो ये एक डिसकंटिन्यूटी है। फिर इस पॉइंट तक इसकी वैल्यू 1 रही है सिग्नल की, and then suddenly its values change from 1 to 0, so then again you have a discontinuity. So a square wave has two discontinuities, although these discontinuities are not infinite. तो ये डायरेक्टलेट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, तमाम डायरेक्टलेट कंडीशन इनफैक्ट सेटिस्फाई हो रही हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लेकिन ये फिनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ हैं और सिर्फ जस्ट 2 ही डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स हैं। इवन देन जब माइकलसन ने ये एक्सपेरिमेंट स्क्वायर वेव के लिए परफॉर्म किया तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम सिर्फ एक कोफिशिएंट यूज़ करें और इस एक साइन वेव से इस स्क्वायर वेव को रिप्रेजेंट करें तो दैट रिप्रेजेंटेशन वुड लुक लाइक दिस। ऑब्वियसली दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोवेयर नियर द ओरिजिनल स्क्वायर वेव, तो ज़ाहिर है ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे एरर फाइंड करेंगे तो देयर वुड बी अ लार्ज एरर, क्योंकि आपका ओरिजिनल सिग्नल जिसको आपने रिप्रेजेंट करना है वो ये वाला है स्क्वायर वेव, और आपका रिप्रेजेंटेशन वाला सिग्नल जो है वो ये वाला है, तो इनके दरमियान ऑब्वियसली कोई मैच नहीं है। अगर आप 3 कोफिशिएंट यूज़ करें, n को 3 सेलेक्ट करें, यानी आप मोर टर्म्स ऐड कर रहे हैं, तो देन रिप्रेजेंटेशन बिकम्स समथिंग लाइक दिस। अभी भी ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये ज़ाहिर है ओरिजिनल के करीब तो नहीं है, लेकिन इस केस की निस्बत n इज इक्वल टू 1 की निस्बत ये रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज़ बेटर। अगर आप 7 टर्म्स इंक्लूड करें, ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन में 7 का बेसिकली मतलब ये है कि आप a-3 से लेके a3 तक फॉर एग्जांपल, या वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से कोफिशिएंट्स आपके नॉन ज़ीरो है, मे बी इनमें से कोई ज़ीरो भी हो जाए। सो लेकिन 7 टर्म्स का मतलब है कि 7 कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को आप ऐड कर रहे हैं
और उनका जो लीनियर कम्बिनेशन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस स्क्वायर वेव। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज समवेयर नियर द ओरिजिनल सिग्नल, ऑल्दो अभी भी इन पॉइंट्स पे फॉर एग्जांपल या इन पॉइंट्स पे जो है इस की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर नहीं है। ये वो केस है जो n इज इक्वल्स टू 19 के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू 19 के लिए दिस इज ऑलमोस्ट वेरी नियर टू द ओरिजिनल स्क्वायर वेव। अगर आप 19 टर्म्स यूज़ करें कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, 19 डिफरेंट कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल यूज़ करें स्क्वायर वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये जो है आपके पास इस अप्रॉक्सीमेशन जो है इसकी ऑलमोस्ट इट इज़ क्लोज टू द स्क्वायर वेव, ऑल्दो अभी भी वो इतनी क्लोज नहीं है। But what if we use n is equals to 79 terms? So now you can see कि ये जो 79 terms use कर रहे हैं तो it is almost representing the square wave perfectly. सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, ठीक है, और इसी तरह से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और ये सारे वो पॉइंट्स हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स, यानी जब सिग्नल की वैल्यू जो है वो सडनली चेंज होती है। यहाँ तक वैल्यू 0 थी, 0 के बाद सडनली वैल्यू चेंज हो गई 1 हो गई, यहाँ तक 1 थी, 1 के बाद सडनली वैल्यू 0 हो गई। सो ये जो पॉइंट्स हैं इनमें जहाँ पे सिग्नल की डिसकंटिन्यूटी है, जहाँ पे सडनली वैल्यू चेंज हो रही है, तो बेशक आप n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं, मोर एंड मोर टर्म्स ऐड करते जाएं, तो इन द विसिनिटी ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी के करीब 3 पॉइंट्स में यू गेट रिपल्स। रिपल्स क्या होते हैं? रिपल्स का मतलब ये होता है कि जो इसका जो अप्रॉक्सीमेशन वाला सिग्नल है, जो इसको रिप्रेजेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, दैट हैज़ एन एम्पलीट्यूड विच गोज बियॉन्ड for example 1 at some point. In fact maximum amplitude जो यहाँ पे होगा that has been written in your book, that is about 1.09, ठीक है। तो ये रिपल की ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, देयर इज एन ओवरशूट ऑफ से सम परसेंट, 1 एक्चुअली ये 1 होना चाहिए था बट दैट इज 1.09। सो ये ओवरशूट जो है, ये वैल्यू जो 1 से ज़्यादा हो गई है नियर डिसकंटिन्यूटी, ये वैल्यू डिक्रीज नहीं होती अगर आप n को इंक्रीज करते जाएं तब भी। सो ओवरशूट रिमेन्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट, अगर आप n को इंक्रीज करते जाएं तो जो है वो फिर भी उसकी वैल्यू पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यही चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिपल्स ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। So this phenomenon has a name, and this phenomenon is called Gibbs phenomenon. So although the signals which have finite number of discontinuities can be represented with the help of Fourier series, however at those points where there is a discontinuity of that signal, you will always get ripples in your approximation जब आप उनको फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट करेंगे तो। और ये रिपल्स जो हैं ये n को इंक्रीज करने से भी इन पे फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली तो ये होता है कि हम जैसे जैसे n को इंक्रीज करते जाते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स ऐड करते जाते हैं, तो हमारी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो और ज़्यादा क्लोज होती जाती है उस सिग्नल की। लेकिन इन डिसकंटिन्यूट पॉइंट के केस में जहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, वहाँ पे ये रिपल्स जो हैं ये मौजूद रहेंगे और इनकी जो वैल्यू है दे विल ऑलवेज रिमेन कंसिस्टेंट। सो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम, बट ये प्रॉब्लम इस वजह से ज़्यादा बड़ा नहीं है कि ये सिर्फ चंद एक पॉइंट्स पे ऐसा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में ओनली वी हैव 4 पॉइंट्स वेयर वी हैव दीज रिपल्स, अदरवाइज एट एवरी अदर पॉइंट वी हैव परफेक्ट अप्रॉक्सीमेशन। और इस केस में अगर हम एरर सिग्नल कंप्यूट करें जो हमने पहले डिफाइन किया था, तो वो एरर सिग्नल भी जो है वो बहुत कम आएगा, क्योंकि ये इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे जो अप्रॉक्सीमेशन है इसकी दैट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द ओरिजिनल सिग्नल, only we have some problems near discontinuous points, but that always happens for those signals which have discontinuities, and this phenomenon has a name, it is called Gibbs phenomenon.
So with this we have come to the end of today's lecture. आज के लेक्चर में हमने जो है वो ये डिस्कस किया कि क्या सारे सिग्नल्स जो हैं वो फोरियर सीरीज़ की मदद से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं या नहीं। उसमें हमने डिस्कस किया कि 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी, डायरेक्टलेट कंडीशंस, तो ओनली देन इट इज़ पॉसिबल कि आप उस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकें। फॉर्चुनेटली अ लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स हैव satisfy those conditions, Dirichlet conditions, so it means their Fourier series representation is possible. However, if our signal is discontinuous like square wave, तो इसको अगर इसमें finite number of discontinuities हैं हम represent तो कर सकते हैं with the help of Fourier series. However, at those points near discontinuities, in the vicinity of discontinuities, we will always have ripples, and this phenomenon is called Gibbs phenomenon. So hopefully आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।